नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की और बात होगी कोरोना से बचाव की। ऐसे तमाम मुद्दों पर भी बात होगी इस खास हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, जिसके माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि कोरोना की इस महामारी के दौर में कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में जमकर तबाही मचाई है। अब जाकर हालात कुछ हद तक सुधरने लगे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या तेजी से नीचे भी आ रही है। कुछ राज्यों में एक्टिव केसेस कम होने के बाद ढील दी जानी भी शुरू कर दी गई है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। एक्सपर्ट पहले की तरह ही तीसरी लहर की आशंका जता चुके हैं। वहीं मौजूदा आंकड़े भी बताते हैं कि भारत पर संकट अभी भी जारी है। भारत में एक वक्त में हर रोज लगभग 4 लाख केस आ रहे थे, जो अब गिरकर 1.25 लाख तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी दुनिया में ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। 7 दिन के एवरेज के हिसाब से ब्राजील में 64,000 और अर्जेंटीना में करीब 33,000 केस आए हैं, लेकिन भारत की यदि हम बात करें तो भारत के आंकड़े बहुत अधिक है। आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी भी 89,100 से ज्यादा सीरियस मामले हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भारत के बाद ब्राजील का नंबर आता है, जहां 8300 मामले आए हैं, और इसके अलावा दुनिया में एक दिन में सबसे अधिक मौतें अभी भी भारत में ही दर्ज की जा रही हैं। बीते दिन 2700 से ज्यादा की जान भारत में गई है, जबकि ब्राजील की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर 2000 मौतें हुई हैं। उससे पहले भी भारत में ही अधिक मौतें हो रही थी। पिछले 7 दिनों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। भारत में करीब 21,898 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि भारत के बाद ब्राजील का नंबर आता है दूसरे नंबर पर, जहां पर 13,031 मौतें हुई हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स भी अपना असर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कोविड के ओरिजिनल वेरिएंट्स की बात कर रहे थे, उसकी मार से हमारी जनता त्रस्त थी। इसके बाद यूके, ब्राजील और अफ्रीका वेरिएंट्स ने भारत में तबाही और अपना असर दिखाया है। इसके बाद अब एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, जिसे वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है। क्या है ये डेल्टा वेरिएंट, कितना खतरनाक है, इससे किस तरह का बचाव हम कर सकते हैं, इस तमाम बात की जानकारी हमारे हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले उन सवालों की ओर नजर डाल लेते हैं जिनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक, ब्लैक फंगस का क्या है पक्का इलाज। इसके अलावा ब्लैक फंगस को लेकर लोगों को कितना सावधान रहने की जरूरत, कोरोना की तीसरी लहर कितनी असरदार हो सकती है, कोरोना संक्रमण का डेल्टा वेरिएंट क्या है, कोरोना संक्रमण का डेल्टा वेरिएंट क्या है, इससे किस तरह से बचाव करना है, डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है। तो कोरोना को लेकर इन तमाम सवालों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। ब्लैक फंगस से लेकर कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा करेंगे और कैसे इन तमाम चीज़ों से हमें अपना बचाव करना है, कौन सी वो सिम्टम्स हैं, कौन से वो लक्षण हैं जिनके माध्यम से हमें ना केवल सतर्क रहना है बल्कि सावधानी भी रखनी है। इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर आशीष पाठक, वरिष्ठ चिकित्सक, कानपुर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और डॉक्टर अनिर्बान दलुई हमारे साथ बंगाल से जुड़े हुए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर आशीष, आपके पास आऊंगी, और जिस तरह से ब्लैक फंगस को लेकर लगातार लोगों में दहशत फैली हुई है, कोरोना महामारी के बाद अब जब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, संक्रमण की दर कम हुई है, तो लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत है कि यदि वो अपना बचाव करते रहेंगे तो इस महामारी से धीरे धीरे निजात मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है, वो लोगों में, खास तौर से कोविड से ठीक हुए लोगों में, एक दहशत पैदा कर रही है, क्योंकि लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लक्षण पहचान नहीं पाते हैं, और जब तक लक्षण पहचानते हैं तब तक कई बार इतनी देर हो चुकी होती है कि किसी को अपनी आंख की रोशनी गंवानी पड़ती है, तो कहीं शरीर का कोई अंग काटकर निकालना पड़ता है। क्या है वो प्रारंभिक लक्षण जिनके बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमें समय से पहले इलाज पाना चाहिए, वो कौन से लक्षण हैं खास तौर पर? जी डॉक्टर आशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर आशीष से शायद हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है।
डॉक्टर विकास, आपके पास आऊंगी और ये जो सवाल मैं जानना चाह रही थी इसको लेकर आपसे उत्तर चाहूंगी। ब्लैक फंगस जो इतनी खतरनाक बीमारी है और उसको लेकर लोगों में दहशत भी है, वो प्रारंभिक सिम्टम्स कौन से हैं जहां हमें सचेत होने की जरूरत है? जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करें। हेलो जी डॉक्टर विकास, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखें। जी डॉक्टर विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, मेरा सवाल क्या मैं आपके लिए फिर से दोहरा दूं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जी देखिए, जो म्यूकरमाइकोसिस होता है, ये बीमारी एक फंगस होता है जिसका नाम है ज़ाइगोमाइसीस। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। इसमें एक पर्टिकुलर होता है राइजोपस, जो ज्यादातर ब्लैक फंगस कॉज करता है। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अभी एकदम से ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ है। म्यूकरमाइकोसिस है, फंगस है जो राइजोपस, ये यूबिक्यूटस है। यूबिक्यूटस का मतलब वातावरण में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है स्पोर फॉर्म्स में, आपके पानी में, आपकी हवा में, आपके धूल में, और फिर ये संक्रमण नाक में सांस लेने के द्वारा इसके फंगल स्पोर्स हमारी नाक में चले जाते हैं। क्योंकि ये इन्वेजिव फंगस है, तो इन्वेजिव फंगस के कारण ये इन्वेड करना शुरू करता है और नाक में जो मिडल टर्बिनेट है वहां से ये शुरुआत करता है इन्फेक्शन की। तो मिडिल टर्बिनेट में जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो सबसे पहले नाक में सूजन आना शुरू होती है, और उसके साथ साथ इन्वेजन के कारण कोशिकाएं टूटती हैं और एपिस्टैक्सिस होता है, यानी ब्लीडिंग आती है। उसके बाद ये सूजन बढ़ती जाती है और फिर ये ग्रोथ बनाता है। ग्रोथ बनाने के साथ साथ इसमें डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है, जो कि ब्लैक या थोड़ा सा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज होता है। इस दौरान मरीज को इस बीमारी के बारे में पता लगता है। उसके बाद ये सूजन बढ़ती जाती है और ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन्वेसिव फंगस है, तो ये यही नहीं रुकता है, नाक से प्रवेश करते हुए ये साइनस में जाता है, फिर साइनस से ऑर्बिट बोन को तोड़ते हुए ये आंख पे जाता है, आंख को संक्रमित करता है, जिससे आंख में सीरियस केसेस में विजन लॉस हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद आई से क्रॉस करते हुए ये ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन में इंफेक्शन करता है। तो ये बहुत ही फैटल होता है, लेकिन ये हर मरीज को नहीं होता है। ऐसे मरीजों में ये ज्यादातर पाया गया है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, यानी कि ऐसे मरीज जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स के ट्रीटमेंट पे हैं और बहुत ही इनएप्रोप्रिएट यूज किया है। ज्यादातर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में ये आजकल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आगे हम बढ़ेंगे और तमाम हमारे अन्य सवाल हैं कोरोना को लेकर जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्लैक फंगस के साथ ही साथ कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं, और यदि आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप जानकारी लेने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए।
चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस के साथ ही साथ कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट को लेकर। क्या है ये वेरिएंट, कितना खतरनाक है और साथ ही साथ इस वेरिएंट से बचाव के लिए कितनी सावधानी की ज़रूरत है। क्या जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं वो इस वेरिएंट पर भी कारगर है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो तमाम लोगों के दिमाग में हैं और जिनको लेकर आज हम एक्सपर्ट से राय लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष पाठक, वरिष्ठ चिकित्सक, कानपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अनिर्बान दुली बंगाल से हमारे साथ बने हुए हैं। सवालों पर हम वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ कॉलर अशोक झांसी से जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है उनकी। अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा अशोक जी से नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम और डॉक्टर आशीष आपके पास आऊंगी। और ब्लैक फंगस के साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी अभी लोगों के मन में दहशत बनी हुई है और ऐसे में जब ये नया वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट जिसे कहा जा रहा है, वो सामने आया है तो एक बार फिर से जो कहीं ना कहीं लोगों को राहत महसूस हुई थी कि अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन भी लोगों को लग रहा है, तो सावधान तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात मानी जा रही थी। लेकिन अब जब ये नया डेल्टा वेरिएंट आया है तो एक बार फिर से इसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्या है ये डेल्टा वेरिएंट? डॉक्टर आशीष से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर आशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा डॉक्टर आदित्य, माफ़ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सवाल मैं आपके लिए फिर से दोहरा देती हूँ। जिस तरह से कोरोना को लेकर लोगों के मन में थोड़ी सी राहत की सांस ज़रूर आई थी जब केसेस कम होना शुरू हो गए थे, लेकिन अब जब ये नया डेल्टा वेरिएंट आया है तो ऐसे में ना केवल चिंता और डर बढ़ा है बल्कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में जागरूकता भी है कि क्या वेरिएंट है और कितना खतरनाक है ये। मैम, पहले तो सबको नमस्कार, जितने भी कानपुर के लोग सुन रहे हैं। एक्चुअली जो पहला वेव आया इंडिया में तो हमें ऐसा लगा कि हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, बट वी डिड आल्सो। लेकिन दूसरी वेव इतनी खतरनाक होगी, इतनी डेंजरस होगी, किसी को अंदाजा नहीं था। और इसमें हम लोगों को बहुत ढेर सारी चुनौतियां भी देखनी पड़ी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, मेडिकेशंस कम हुए, शॉर्टेज फील हुई, बट देन आल्सो वी हैड कम। ये इस बार जो वेरिएंट आया उसे हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं। पहला वेव था उसमें अल्फा वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट से म्यूटेशंस हुए 3 जीन्स में, तो ये डेल्टा वेरिएंट आया। डेल्टा वेरिएंट में परेशानी ये थी कि ये ज्यादा हानिकारक है, कंटेजियस है। कंटेजियस अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो ये फैलता बहुत तेजी से है। इस बार मरीजों को सांस की तकलीफ भी बहुत ज्यादा थी। जिन मरीजों की जान गई वो उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहली जो वेव थी उसमें वो ड्यूरेशन लंबा था लेकिन जान नहीं गई थी। इस बार 1.5 महीने के अंदर ही हम लोग के अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। तो इसलिए डेल्टा वेव जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ही डेंजरस और बहुत ही कंटेजियस है। इनफैक्ट यूके WHO ने इसे इंडिया का ही वेरिएंट बताया, यहीं पे ये म्यूटेट हुआ था। अभी ये ब्रिटेन में भी पाया जा रहा है, 2-3 कंट्रीज में और पाया जा रहा है। दे आर मोर कंसर्न। वैक्सीनेशन जिनको लगा था दोनों डोजेस, उनमें इन्फेक्शन तो हुआ था बट मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं देखी। तो दोज हु वर वैक्सीनेटेड वर सेफ।
ब्लैक फंगस के बारे में डॉक्टर विकास ने बता ही दिया है, बट ब्लैक फंगस एक्चुअली मिसनोमर है। ये फंगस तो राइजोपस ग्रुप का ही है, ब्लैक इसको गलत कह रहे हैं, ब्लैक फंगस नहीं है, बट इस राइजोपस म्यूकरमाइकोसिस है। और ये फेफड़े में भी मिलता है, पेट में मिलता है, जनरलाइज मिलता है। अभी जो कॉमनली देख रहे हैं वो नाक, आंख और ब्रेन, ये तीन को इन्वॉल्व करता है। तो अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाता है तो सर्जरी और मेडिकेशन से काम चलता है। एम्फोटेरेसिन बी का शॉर्टेज था, गवर्नमेंट ने दिलाया है। बाकी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के साथ बहुत घातक है, तो अर्ली स्टेज पे डिस्कवर करके ईएनटी स्पेशलिस्ट का अगर कंसल्ट करेंगे तो थिंग्स आर ओके। ड्यूरेशन लंबा है ट्रीटमेंट का, 2 महीने से 4 महीने तक, बट गेट रिलीव्ड। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच डॉक्टर अनिर्बान, अगला सवाल ये है कि डेल्टा वेरिएंट के बारे में जैसे डॉक्टर आदित्य ने बताया है कि खतरनाक है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है और ये हमने देखा भी है सेकेंड वेव में, जिस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव आई थी। वैक्सीन को लेकर हालांकि लोगों ने आश्वस्त किया है कि तमाम वेरिएंट्स पर ये काम कर रही है और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो नए डेल्टा वेरिएंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और ये नया वेरिएंट है, उससे भी बचाव इस वैक्सीन से हो पा रहा है या हमें चिंता करने की आवश्यकता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस समय जो डेल्टा वेरिएंट के लिए के जो सेकेंड वेव इंडिया में आ चुका है, इसके हिसाब से कि मगर जो पूरा एक वेव, एक जो डॉक्टर त्रिपाठी ने बोला, डॉक्टर मिश्रा ने बोला कि कैसे पूरा देश में फैल गया कि डेल्टा वेरिएंट, और जिसका हमका एक स्वाभाविक नाम है कि B.1.617.2 दिस वेरिएंट। एंड इसमें 3 म्यूटेशंस है और ये म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जो है उसके म्यूटेशन करता है। और उसके कारण क्या होता है वो एक बार हम लोग को समझना चाहिए कि उसके कारण होता है कि जो इजीली वो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द हमारा मुंह गहवर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इजीली इन्वेट करता है और उसके बाद इजीली वो हम लोग का जो लोकल इम्यूनिटी है वो छोड़ के डायरेक्टली लंग्स में जा रहा है। और किसी के कारण जो बोल रहा है कि हम लोग की बहुत ज्यादा संक्रामक है, बहुत ज्यादा तरीके से ये लोगों के फैल रहा है, कारण है कि ये बहुत ज्यादा लोकल जो इम्यूनिटी है उसको बैरियर को क्रॉस कर रहा है। इसी के कारण इसका जो असर पड़ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा तक पीपल को अफेक्ट कर रहा है। उसी के हिसाब से मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसके साथ जो मृत्यु हार है, इसकी जो मोर्टेलिटी है, ये मोर्टेलिटी मगर इतना भी ज्यादा नहीं था डेल्टा स्ट्रेन के हिसाब से। डेल्टा स्ट्रेन और अल्फा स्ट्रेन, उसमें दोनों के बीच जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो नया स्ट्रेन है ये इन्फेक्शियस है, ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, 50% से ज्यादा इन्फेक्शियस है, मगर मोर्टेलिटी रेट वो एकदम सेम है और थोड़ा बहुत आगे पीछे है। अब आएंगे कि वैक्सीन लेने के बाद हम लोग का अभी है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसके साथ बहुत सामने कुछ दिन ही पहले हम लोग का स्पुतनिक भी लॉन्च किया हैदराबाद में। तो अभी ये वैक्सीन इसके ऊपर काम करेगा कि नहीं, ये हम लोग का एकमात्र सवाल अभी बहुत सारा लोगों का है। तो इसके हिसाब से हम लोग का जो कुछ स्टडीज मिला है कि ये वैक्सीन, दोनों वैक्सीन बहुत अच्छा काम करेगा अल्फा स्ट्रेन के ऊपर, और डेल्टा स्ट्रेन के ऊपर इसके असर इतना भी ज्यादा नहीं रहेगा। मगर ये वो लोग ये बोल रहा है कि डेल्टा स्ट्रेन की अगेंस्ट ये एकदम काम नहीं करेगा, ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो कोवैक्सीन है ये एक पूरा डेड सेल के ऊपर बनाया गया वायरस वैक्सीन है। तो उसी के हिसाब से इसका पूरा स्पाइक प्रोटीन के अंदर जो कंपोनेंट है उसके सबके अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग को जो वैक्सीन बनाता है वो सोच रहे हैं। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने यही बोला है। और कोविशील्ड भी है। कोविशील्ड के मगर और कोवैक्सीन के बीच में आप कंपेयर करें तो कोवैक्सीन का इसके हम लोग का जो वैक्सीन साइंस है ये इसके हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोवैक्सीन जो नया स्ट्रेन जो अगले बार जो आएगा, जो नया वेरिएंट आएगा उसके विरुद्ध ज्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि इसका वेरिएंट जो है ये डेड सेल पूरा की पूरा डेड सेल के ऊपर नहीं बनाया गया। मगर कोविशील्ड के लिए ये कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मगर अभी तक जो स्ट्रेन इंडिया में है जो डोमिनेंट है, जिसके ज्यादा पीपल जिसमें अफेक्टेड है, उसके अगेंस्ट ये दोनों वैक्सीन ही अभी तक काम कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर त्रिपाठी जी ने ऑलरेडी बोला है कि दोनों वैक्सीन लेने के बाद सीवियर डिजीज होने का चांस ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब 0.3% और 0.4%। दैट मीन्स
10,000 लोगों को कोविड होगा, 10,000 लोग वैक्सीन लेगा तो उसके हिसाब से 3 और 4 लोग को फिर से वैक्सीन लेने के बाद भी 2 डोज लेने के बाद भी कोविड हो सकता है। तो ये है थ्योरी। तो इसके हिसाब से हम लोग वैक्सीन साइंस एक प्योर साइंस, एक ऐसे साइंस, स्टैटिक साइंस नहीं। आज यहाँ पे हो गया तो ये बच्चर पूरा साल तक चलेगा, उसके नेक्स्ट साल तक चलेगा, ये नहीं बोल पाएंगे हम। वैक्सीन साइंस इज एवर चेंजिंग साइंस। अब हम लोग को सबको समझना पड़ेगा कि ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट स्ट्रेन जो आएगा, थर्ड वेव में जो स्ट्रेन आएगा, जो म्यूटेशन होगा, उसके खिलाफ ये वैक्सीन नहीं काम कर पाएगा। नया कुछ वैक्सीन आएगा, उसका एफिकेसी ज्यादा होगा, उसका सेफ्टी ज्यादा होगा, ये भी हो सकता है। मगर अभी तक हम लोग के पास जो वैक्सीन है, वी हैव टू टेक इट, हमको सबको लेना है, क्योंकि अभी जो स्ट्रेन पूरा देश में फैल रहा है, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन अभी तक एटलीस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, एटलीस्ट सीवियर डिजीज को रोक रहा है। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ कॉलर अशोक एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखें। हाँ मैम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, ब्लैक फंगस के लक्षण कैसे पता पड़ेंगे? जी बिल्कुल, आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से हम डॉक्टर विकास का रुख करेंगे। डॉक्टर विकास, हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं अशोक, और ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण हालांकि आपने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी जिन 3 हिस्सों की मुख्य तौर पर बात हो रही है, उनमें किस तरह से इन्हें सावधान रहने की जरूरत है? इनके सवाल के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा था, ये एक मिसनोमर है। एक्चुअली ब्लैक फंगस हम लोग बोलते हैं एस्परजिलस नाइगर को, जो अक्यूट ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस करता है। इसका नाम ब्लैक फंगस इसलिए पड़ा क्योंकि ये नाक में जाती मिडिल टर्मिनेट को जब इन्फेक्ट करता है तो एक काली कलर की पपड़ी बन जाती है वहां पे। तो वो पपड़ी बनने के कारण वो नोज के अंदर ब्लैकनिंग दिखती है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। रही बात सिम्टम्स की, तो जैसा कि मैंने बताया, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू फंगल स्पोर्स होता है। ये सांस के द्वारा हम लोग नाक में लेते हैं, और जब ये स्पोर्स हमारी नाक में जाते हैं, ये स्पोर फंगस जो होता है वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद ये इन्वेजन शुरू करता है। तो इन्वेजन के कारण सबसे पहले जो आता है, नाक में सूजन आती है। नाक में सूजन आने के बाद क्योंकि ये इन्वेड कर रहा है कोशिकाओं को, तो ब्लीडिंग होती है, यानी जिसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। तो सूजन और ब्लीडिंग, उसके साथ साथ नाक की जो स्किन होती है उसका डिस्कलरेशन होता है। हाफ फेस जो होता है वो भी सूजन में आ जाता है, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। जब ये आंख में पहुंचता है तो आंख में कभी कभी धुंधला दिखना शुरू हो जाता है शुरुआत में। उसके साथ साथ जैसे जैसे ये फंगस बढ़ता जाता है तो आई का जो मूवमेंट होता है, जो हम ऊपर नीचे दाएं बाएं देख पाते हैं, वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर ये ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आंख की बल्जिंग होती जाती है और लास्ट में ब्लाइंडनेस हो जाता है। और जब वो ब्रेन में पहुंचता है तो नेचुरली आपका कंफ्यूजन, डिलीरियम, कोमा, ये सारे फीचर्स आते हैं। लेकिन शुरू के 5 से 7 दिन में अगर मरीज सतर्क है और किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखा लेता है तो ये बीमारी कंट्रोलेबल है। हाँ, अगर उसने लापरवाही की और ये एक बार आंख के बाद ब्लाइंडनेस कर देता और अंदर पहुंच गया तो फिर इसकी मॉर्टेलिटी 70 to 90% होती है। इसलिए जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि जिस समय अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आप स्टेरॉइड का भी यूज कर रहे हैं, तो आपकी शुगर और बढ़ी हुई है और कोविड पॉजिटिव आप आ ही चुके हैं, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत घटी हुई है। इसके साथ साथ अगर आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हुए, नाक में सूजन आना, नाक से ब्लीडिंग होना, फेस के एक तरफ बहुत ज्यादा सूजन होना, डिस्कलरेशन होना स्किन का, आई का बाहर बल्ज आउट करना, या फिर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, आई को मूव करने में दिक्कत हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को दिखाएं, किसी नीम हकीम से दवाई ना लें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर विकास जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि कोई भी सिम्टम होता है तो यहाँ पर देर नहीं करनी। अपने दर्शकों को भी लगातार हम बता रहे हैं कि कोई भी समस्या हो, एक्सपर्ट्स भी ये जानकारी दे रहे हैं कि पहले के 5 दिनों में यदि आप सतर्क रहते हैं, ईएनटी डॉक्टर्स से कांटेक्ट करते हैं, तो ज़रूर आप इस बीमारी को पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं और बचाव भी हो सकता है। डॉक्टर आदित्य, आपके पास आऊँगी, और वैक्सीन को लेकर जब बात हो रही है, डेल्टा वेरिएंट को लेकर खास तौर पर, तो माना ये जा रहा है कि फिलहाल हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है उसके हमें दोनों डोजेस लेने हैं, और ये अवेलेबल और ये कारगर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। हालांकि जब तक रिसर्च पूरी तरह से नहीं होते हैं तब तक पुख्ता तौर पर कहना
अभी सही नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन दोनों डोजेस के बाद भी कितने दिनों तक हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है? क्या ये लाइफ लॉन्ग रहती है या आगे आने वाले समय में इससे बूस्ट करने के लिए हमें आगे बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ती रहेगी? मैम देखिए, एक्चुअली एक स्टडी फाइजर है जो इंडिया की नहीं है, जो फाइजर की मैन्युफैक्चरिंग उसमें रिसर्च करी थी उन्होंने, जनरल पब्लिश किया, तो वहां पे डेल्टा वेरिएंट में फाइजर की जो वैक्सीन है दैट इज नॉट इफेक्टिव। सिंगल डोज में तो उसका इफेक्ट बहुत कम है, 2 डोजेस के बाद भी इफेक्ट उसका काफी कम है, तो उन्होंने बोला कि इसमें बूस्टर डोजेस के लिए हम जाएंगे। इंडियन सिनेरियोज में स्टडीज तो बहुत नहीं हुई हैं, बट देन ऑल्सो जो वैक्सीनेटेड थे वो अभी हमने देखा कि वो उनको बहुत ज्यादा सीरियस डिसीज नहीं हुआ, जैसे डॉक्टर अनिर्बान ने भी कहा था। तो ये इफेक्टिव तो है, क्योंकि जितने भी लोग वैक्सीनेट हुए थे उनको फर्क पड़ा है। जो भी आदमी इन्फेक्ट हो जाता है वो एटलीस्ट 3 महीने के लिए उसका इम्यून पावर बेटर हो जाता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जो वैक्सीनेट हो जाते हैं, 2 डोजेस लग गई हैं, वो भी 3 से 6 महीने प्रोटेक्टेड हैं। बट वी नीड बूस्टर डोजेस, हमको बूस्टर डोजेस लेनी होंगी। कितने दिन तक इफेक्टिविटी है, कब बूस्टर डोज एडवाइस करते हैं, ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस में वो लोग और नेशनल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से खुद ही डिसाइड करके बताएंगे। बट अभी ये है कि भाई जिस तरीके से वेव्स आ रही हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव की बात चल रही है, नोबडी इज श्योर कब आनी है, कैसे आनी है। बट ये है कि जो भी वैक्सीनेट होगा वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों से बेटर होगा, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज होंगी। तो जितने भी लोग हैं वो अपनी सारी डोजेस कंप्लीट करा लें। जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं कोविड से, उनका एक वैक्सीन हुआ था, वो ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन लेंगे। वो जल्दी नहीं करेंगे वैक्सीनेशन। अलग अलग दोनों वैक्सीन में ड्यूरेशन ऑफ सेकंड डोज का भी वेरिएशन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में आ गया था, रिसर्च चल रही है। पहले कुछ ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन बढ़ा के 8 to 10 वीक्स भी कर दिया है। तो जैसे जैसे गाइडलाइंस आती जाएंगी वैसे वैसे फॉलो करना जाएगा, बट एटलीस्ट 2 डोजेस तो सबको लेनी है, वो मैंडेटरी। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिर्बान, आपके पास यहाँ पर आऊँगी। और थर्ड वेव की लगातार हम बात कर रहे हैं, लोग आशंका भी जता रहे हैं। कई बार ये भी कहा गया है कि भारतवर्ष में कुछ जगह पर, कुछ स्टेट्स में थर्ड वेव की दस्तक आ चुकी है, केसेस भी आ चले हैं। जैसे उत्तराखंड के साथ ही साथ कुछ राज्यों में बच्चों पर काफ़ी संक्रमण देखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ स्टेट में थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। पहली बात तो ये कि थर्ड वेव को लेकर कितना सतर्क होने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये जो माना जा रहा है कि बच्चों के साथ ही साथ यंग एज के जो टीनेजर्स हैं, साथ ही साथ 20-22 साल के जो युवा हैं, उन पर एक बार फिर से अटैक ज़्यादा हो सकता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, जो पैंडेमिक्स हम लोग जो स्टडीज करते हैं, पैंडेमिक्स जो हम लोग के 100 साल से हो रहे हैं, हो गया, जब स्पेनिश फ्लू हो सकता है, सार्स हो सकता है, स्मार्स है, तो इसके सभी का सेकेंड वेव के बाद भी थर्ड और फोर्थ वेव हम लोग देख चुका है। मतलब सभी पैंडेमिक का सेकेंड वेव के बाद भी 1-2 वेव और आएगा, ये एकदम श्योर है। सो ये आप लोग को सभी को एकदम श्योर बता रहा हूँ मैं कि थर्ड वेव इंडिया में भी जरूर आएगा। कुछ देश में ऑलरेडी चलाया है और इंडिया इससे कुछ व्यतिक्रम नहीं रहेगा, ये हम लोग कॉन्फिडेंट है। मगर क्या हो ना हो, क्या हो सकता है, हम लोग फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच जो लोगों के अंदर जो सचेतनता था वो बहुत कम गया, बहुत घट गया। उसके समय को मास्क पहनना वो एकदम बंद कर दिया। एकदम ट्रांसपोर्ट में जो हम लोग देख रहा था, कुछ जगह में जो जमायत में, इसमें सभी जगह पे, मिছিল में, सभी जगह पे लोग मास्क पहनना एकदम बंद कर दिया। और उसी समय वायरस अपने आप को म्यूटेट करके नया रूप धारण करके एक संक्रामक व्याधि रूप के पूरा भारत में फैल गया। तो इसी के हिसाब से हम लोग को यही बोलना है कि थर्ड वेव इज अवश्यंभावी है। थर्ड वेव के लिए हम लोगों को अभी जिसका जैसा त्रिपाठी ने बोला है अभी कि जिसके अभी तक कोविड नहीं हुआ है और जिसका वैक्सीन नहीं है, वो अभी तक अनप्रोटेक्टेड है। और वायरस उसने अपने आप उसी हिसाब से अपने को म्यूटेट करेगा। डॉक्टर मिश्रा भी इसके ऊपर में बोलेंगे कि कैसे होगा। तो म्यूटेट करेगा, म्यूटेट करने के बाद वो ये हो सकता है कि जो लोग अभी तक अनप्रोटेक्टेड, लाइक बच्चों, आप लोग बोल रहे हैं कि बच्चों की, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, हो सकता है यंग एजेड पीपल, क्योंकि 18 साल से अभी वैक्सीनेशन शुरू है। सो उसी के हिसाब से, और हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में ये 30 से 40 साल की नीचे फर्स्ट वेव में, और इसी साल में देखा कि 20 साल के नीचे लोगों के कम हो रहा है। अभी तक इतना ज्यादा भी गुरुतरों की जो रोग है, जो गंभीर कोविड है, वो नहीं हो रहा है। तो इसी के हिसाब से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि थर्ड वेव जब आएगा
तो जिसका इम्यूनिटी कम रहेगा उसके ऊपर ही ज्यादातर उसका प्रभाव रहेगा। और इसी के हिसाब से हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, वैक्सीनेशन का जो हम लोग दे रहे हैं, ये हम लोग दे रहे हैं कि 18 एंड अबव, तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी हम लोग को इसी के हिसाब से रेडी करना है। क्योंकि अभी जो थर्ड वेव हम लोग का आने वाला है, कि सेकेंड वेव अभी बहुत सारे स्टेटों में लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, इसमें केसेस कम रहा है, घट रहा है। और ऐसे दिन आएगा जब केसेस ऑलमोस्ट दिन में 100, 200, 300, 400 इसमें रह जाएगा। और उसके बाद फिर से ये न्यू एक वेरिएंट आएगा, एक म्यूटेशन होगा उसके हिसाब से। और लोग कॉमन पीपल वो क्या मास्क के इस्तेमाल ठीक से नहीं करेगा, वो कोविड विधि ठीक से नहीं पालन करेगा, तो उसके बाद फिर से हम लोग थर्ड वेव के सामने आएंगे। और थर्ड वेव में फिर से जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, इसी यानी कि आपका बच्चों एंड एडोलेसेंट, ये बहुत वल्नरेबल होगा। तो उसके हम लोगों को आगे से प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, आगे से तैयार रहना पड़ेगा, तब हम ये थर्ड वेव का जो सीवियरिटी है उसको कम कर सकते हैं। मगर थर्ड वेव हम बंद नहीं कर पाएंगा, उसके लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और एक ही साथ हम लोग को बच्चा है जो अनप्रोटेक्टेड है, उसको ज्यादा तरीके से सावधानी से रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकास आपके पास आएंगे, और जिस तरह से डॉक्टर अनिर्बान ने भी कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, एक ही फैमिली में यदि लोग रह रहे हैं, तो जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, क्या वो भी कैरियर बन सकते हैं एक बार फिर से घर में बीमारी को ले जाने को? ऐसे में बच्चों के लिए खतरा माना जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसा कि डॉक्टर अनिर्बान ने बताया है कि थर्ड वेव आ सकती है, बिल्कुल सही कहा है। माफ कीजिएगा डॉक्टर विकास, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हम वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। कैदी की मौत के बाद जेल में हंगामा, पुलिस जेल के अंदर दागे आंसू गैस के गोले। जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल के अंदर पुलिस कर रही है अनाउंसमेंट। जिला जेल में हंगामा, डीएमएसपी मौके पर पहुंचे। जौनपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जेल प्रशासन ने बजाई कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। ड्रोन कैमरे से ली जा रही है मदद। बताया जा रहा है कि जौनपुर जेल में आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है, और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह का हादसा जौनपुर जेल में हुआ है, बताया जा रहा है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं स्थितियों को काबू में लाने के लिए। इसके अलावा डीएमएसपी भी मौके पर पहुंचे। आप ड्रोन कैमरे भी देख पा रहे हैं, ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरे जेल की तलाशी ली जा रही है। देखा जा रहा है विस्फोटक और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले जिस तरह से जेल के अंदर दागे गए हैं, ऐसे में निगरानी रखी जा रही है ड्रोन कैमरों के माध्यम से। पुलिस दल बल के साथ ही साथ एसपी डीएम भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तमाम स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है, और ये आप तस्वीरें जौनपुर से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से जेल परिसर में आंसू गैस के गोले दागने की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, और अब निगरानी रखी जा रही है पूरे जेल पर। ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी, ये ड्रोन कैमरे की तस्वीरें जिसके माध्यम से चप्पे चप्पे की जानकारी और निगरानी की जा रही है। जिस तरह से विस्फोटक और आंसू गैस के गोले जेल परिसर के अंदर दागे गए हैं, कहां से आंसू गैस के गोले आए हैं जेल परिसर के अंदर, किसके माध्यम से लाए गए, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है, लगातार ड्रोन कैमरों से नजर बनाई हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता अजीत गिरी बने हुए हैं। जी अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जौनपुर जेल में ये जो हादसा हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ऐसे में क्या कुछ जानकारी अब आपको मिल रही है? माना जा रहा है कि पुलिस, एसपी, डीएम तमाम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं, और निगरानी ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी रखी जा रही है। कैसे हुआ हादसा, क्या इस बारे में कोई जानकारी अब तक मिली है आपको? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जौनपुर जिला
जेल कारागार के अंदर जो बागेश मिश्रा नाम का व्यक्ति था, उसके इलाज के दौरान अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें जेल के अंदर कैदियों ने हंगामा कर दिया। और हंगामा तो दूर की बात, हंगामे के बाद उन्होंने आगजनी भी कर दिया, तोड़फोड़ कर दीवारों को भी तोड़ना शुरू कर दिया, काफी उपद्रव कैदियों ने मचाया। और उसके बाद पुलिस में अंदर मौके पर गई तो पुलिस के ऊपर भी पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ देर बाद वहाँ पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक जब वहाँ पहुंचते हैं अंदर मामले को काबू पाने के लिए, लेकिन काबू नहीं पाते हैं और कई आंसू गोले दागे जाते हैं वहाँ पर, लेकिन अब तक के कोई भी हालात काबू में नहीं पाया गया है और मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर होता दिखाई दे रहा है। लगातार ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ की टीम लगातार यहाँ पर खड़ी है, पल पल की अपडेट भी दे रही है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, तमाम वाला अधिकारी मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड, अग्निशमन सब मौजूद है, आग को पाने में काबू भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उपद्रवियों अभी भी शांत नहीं है, लगातार वो भी पथराव और उनके अभी भी उनके अंडर में 3 से 4 सिलेंडर अभी उनके कब्जे में है। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह की आपने जानकारी दी है कि काफी हंगामा और उपद्रव कैदियों के द्वारा किया गया है, घटना के पीछे के कारण क्या थे, क्या वजह थी और कहां से उन तक ये सामान और सामग्री पहुंची है कि इतना हंगामा और उपद्रव जेल परिसर के भीतर करने में वो कामयाब रहे? आपको बताना चाहूंगा, बागेश मिश्रा नाम का व्यक्ति जो हत्या का आरोपी था, रामपुर थाना क्षेत्र का, जिसे जेल में लाया गया था, काफी समय से बंद था, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जिला कारागार के अंदर ही जो अस्पताल है उसमें उसका इलाज कराया जाता है, लेकिन इलाज सही न होने के कारण उसे सदर अस्पताल रेफर किया जाता है। जब पुलिसकर्मी उसे वहां पर ले जाते हैं तो रास्ते में मृत होता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद उसके जो परिजन आरोप लगाते हैं कि कहीं न कहीं इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही रही है, लापरवाही के चलते ही इसकी मृत्यु हुई, परिजनों का ये आरोप है पुलिस के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब कैदियों को अंदर जेल में पता लगा कि इसकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद वो कैदियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, आगजनी, तोड़फोड़ शुरू कर दिया, बवाल पथराव भी, कई सिलेंडर भी कब्जे में लिए। लेकिन मौके पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक तमाम फोर्स मौजूद है, लेकिन अभी हालत काबू में पाया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अजीत, जिस तरह से एक कैदी की वजह से ये पूरा हादसा और हंगामा होता है, ऐसे में साफ तौर पर माना जा सकता है कि जेल परिसर में जो तमाम कैदी हैं उनकी आपस में कहीं ना कहीं मिली भगत है। ऐसे में इस घटना के बाद किस तरह से उन कैदियों पर नजर रखी जा रही है और क्या व्यवस्था उनकी निगरानी के लिए और पूरे जेल परिसर की सुरक्षा को देखते हुए किए गए हैं? आपको बताना चाहूंगा, अगर जेल सुरक्षा की बात करें तो जब से उपद्रव यहाँ पर कैदियों ने शुरू किया है, यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अभी भी हालात बहुत नाजुक स्थिति में है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और तमाम पुलिस फोर्स के अंदर है और लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी कैदी मान नहीं रहे हैं बात को और पुलिस अधिकारी बात को मनवाने में लगे। लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, अभी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि अभी भी कैदी मानने को तैयार नहीं है। जी, इसके अलावा अजीत, माना यह भी जा रहा है कि डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं, तो डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं तो कैदियों से जाकर क्या बातचीत करेंगे? क्या आगे स्थितियों को संभालने का प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा, आला अधिकारियों के द्वारा? पुलिस अधीक्षक अभी अंदर मौके पर गए हैं, काफी देरी से है अंदर से गए हैं, लेकिन अभी मामले को काबू पाना तो बहुत मुश्किल है कर पाना, क्योंकि मीडिया को काफी दूर रखा गया है। वहां से बहुत मुशक्कत के बाद तो मीडिया कुछ दूरी पर अंदर आई है, लेकिन आपको बता दें मीडिया को भी गेट से काफी दूरी पर रखा गया है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जौनपुर से इसी बीच दर्शकों को लगातार बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर जेल परिसर में हंगामा हुआ है कैदियों के द्वारा, और ऐसे में जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और साथ ही साथ पूरे जेल परिसर की निगरानी को देखते हुए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए स्थितियों को काबू में करने के लिए। माना यह भी जा रहा है कि कैदियों के द्वारा जगह जगह दीवारों के पास आगजनी की घटनाएं भी की गई हैं, जिन तमाम स्थितियों को काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ ही साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है, ताकि स्थितियों को जल्द से जल्द नियंत्रण में किया जा सके। जौनपुर जेल कारागार परिसर का ये पूरा मामला है। घटना की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में चहलकदमी मची है पूरे जेल परिसर के अंदर। भारी पुलिस बल के साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, जेल सुरक्षा को लेकर तमाम अधिकारी जेल परिसर में इस समय मौजूद हैं। इसके अलावा डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। स्थितियों का काबू में करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से भारी संख्या में कैदी आपस में मिली भगत करके इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, ऐसे में स्थितियों को काबू में लाने के लिए पुलिस और पुलिस बल को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
जौनपुर की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से तस्वीरें ली गई हैं जिसमें पूरे परिसर पर नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि तमाम कैदी जिन्होंने आपस में मिलकर आगजनी की घटनाओं को जगह जगह अंजाम दिया है, पूरे जेल परिसर में उपद्रव मचाया है, उन पर भी नजर रखी जा सके और आगे इन घटनाओं को रोका जा सके, स्थिति को नियंत्रण में बनाया जा सके, उसके लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है ड्रोन कैमरों के माध्यम से। इसके साथ ही साथ आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच चुकी है। स्थितियों को नियंत्रण में लाया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी जेल परिसर में मौजूद। और स्थितियों को काबू में करने के लिए लगातार कैदियों पर नजर रखी जा रही है, बातचीत की जा रही है। जिस तरह से हंगामा हुआ, बताया जा रहा है कि एक कैदी के इलाज के चलते तमाम कैदियों ने मिलकर जेल परिसर में हंगामा किया है। आगजनी की भी घटनाएं इस दौरान की गई और जौनपुर जिला परिसर के कैदियों के द्वारा पूरे जेल परिसर में उपद्रव को अंजाम दिया गया। के न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि हमारे संवाददाता अजीत ने बताया है कि फिलहाल मीडिया को इस पूरे घटनाक्रम से अभी दूरी बनाकर रखने को कहा गया है, दूर रखा गया है। पुख्ता तौर पर पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन के न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से जेल परिसर पर निगरानी रखी जा रही है, साथ ही साथ तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए, काबू में करने के लिए। कैदी की मौत के बाद जेल में हंगामे का ये मामला है। जौनपुर जिला जेल में हंगामा, डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। जेल के अंदर लगातार पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है। कैदियों को काबू में करने के लिए पुलिस जेल के अंदर दागे गए आंसू गैस के गोले, इसके अलावा आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली है। कैदियों के द्वारा आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। ऐसे में स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने जेल परिसर के अंदर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं ताकि कैदियों को काबू में किया जा सके। जिला जेल में हंगामे का ये मामला जौनपुर से सामने आया है। जानकारी के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है जेल परिसर में। साथ ही साथ जेल के अंदर पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। कैदियों को काबू में करने का, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। संवाददाता अजीत गिरी के अनुसार एक कैदी की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल कैदी को रेफर किया गया था। परिजनों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही रही है, उसके चलते कैदी की मौत हुई है और कैदी की मौत के बाद ये पूरा हंगामा जौनपुर जेल परिसर में देखने को मिला है। कई थानों की पुलिस को जौनपुर जिला परिसर जेल में तैनात किया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है सुरक्षा स्थितियों के मद्देनजर। और के न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी के साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है जालौन जेल परिसर में। इसके अलावा पुलिस अंदर लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है। आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी सूचना दी गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और जेल परिसर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ ड्रोन कैमरे की तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से नजर रखी जा रही, दूसरी तरफ ड्रोन कैमरे से ली गई वो तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से पूरे जेल परिसर पर इस समय पुलिस की नजर बनी हुई है। तमाम आला अधिकारी, डीएम, एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। बड़ा हादसा जौनपुर जिला जेल में। कैदियों के हंगामे के बाद स्थिति बिगड़ती हुई, जिसे संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जौनपुर के साथ ही साथ कई थानों की पुलिस को मौके पर लगाया गया है। जेल के अंदर लगातार स्थितियों को काबू में करने के लिए पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है।
ये न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन कैमरे के माध्यम से जेल परिसर की निगरानी के लिए तैयारी की जा रही है। और दूसरी तस्वीर में आप जालौन जेल परिसर की तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई देख पा रहे हैं, जिसके माध्यम से पुलिस की नज़र बनी हुई है पूरे जेल परिसर पर। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। जिस तरह का ये हंगामा कैदियों के द्वारा किया गया है, ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ही साथ ड्रोन कैमरों से भी नजर बनाए रखी है। और इसी के साथ ही हेल्थ कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से ब्लैक फंगस और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर हमने चर्चा की है, यदि लगातार आप वैक्सीन के लिए आगे जाते हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लगातार आपसे अपील है, कोविड गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क का प्रयोग करिए। और इसी के साथ हमारे आज के हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। अगले कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।